पता भी है राजावत के लिए वह लड़की क्या है। वह लड़की और राजावत के लिए अपनी औलाद से भी बढ़कर है, और ऐसे में तुम सभी ने उसके साथ यह सब करने की कोशिश की। तुम्हें पता है जब अधिराज के साथ उस हर्षवर्धन ने ऐसा किया था, वह हर्षवर्धन जो हमसे कहीं ऊंचे था, फिर भी उसकी यह हालत हुई कि आज वह जेल में बंद है। तो तुमने सोचा है कि उस लड़की के साथ करने पर अगर राधिका को पता चलेगा कि यह सब तुमने किया है तो वह तुम्हारे साथ क्या करेगी, या फिर यह हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि तुमने किया है, इससे पहले कि वह इससे ज्यादा कुछ करे तुरंत यहाँ से चली जाओ। अपने पिता की यह सारी बातें सुन मोनिका हैरान थी, पर अभी के लिए वह कुछ कहती तभी अयान उसके हाथों को दबाते हुए उसे लेकर चला जाता है। मोनिका गुस्से में बिस्तर पर बैठे तिलमिलाए जा रही थी। वही अयान उसे बोला, रिलैक्स, अभी हमारा चलना ही बेहतर है। रही बात उस लड़की की, तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, कभी ना कभी मौका आएगा जब हम उसे धरती पर पटकेंगे। मोनिका गुस्से में आंखें लाल किए बोली, आरू सिंह ग्रेवाल, तुम्हें अपने इस गलती का एहसास बहुत जल्द कराऊंगी। वहीं दूसरी तरफ राजावत हाउस में आरू, प्रियांशु, श्रुति, प्रीता और बरखा सभी एक साथ बैठे हुए थे, पर सभी की नजरें श्रुति, आरू और प्रियांशु पर था। रचना जी भी अपनी फैमिली के साथ वहीं पर थी। राधिका गुस्से में चेयर पर बैठी उन सभी को देखे जा रही थी। वही गुस्से में वहां पर अथर्व भी खड़ा था। अब तक अथर्व जो कुछ बोल नहीं पाया था, वह आरू को देख गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हें यह नहीं पता, या तुम इतनी ज्यादा बचपना कर बैठी हो कि तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या सही कर रही हो क्या गलत। आरू चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। अथर्व चिल्लाते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी 6 महीने की मेहनत पानी में डूब जाती है। जो तुम्हारा सिर्फ एक कंपटीशन जाना जरूरी है, वह मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। मैं उस इंसान के सामने तुम्हें खड़ा करना चाहता हूं जो न जाने कितने लोगों को दबाकर आगे बढ़ा है, पर तुम्हारी कल की हरकतों की वजह से आज जो उस लड़की के साथ बदनामी हुई है वह तुम्हारे साथ हो सकती थी। आरू फिर भी कुछ बोलती तभी प्रियांशु कुछ बोलने को होता है। अथर्व उसे डांटते हुए बोला, चुप करो तुम। इस लड़की का तो समझ में आता है, पर तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। कब अपना बचपना छोड़ोगे? तुम्हें पता भी है उस लड़की ने मीडिया तक तैयार करके रखा था। अगर आज ऐसा कुछ हो जाता तो हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। प्रियांशु भी सर झुका लेता है, कुछ बोल नहीं पता। वही राधिका गुस्से में आरू को देख बोली, आरू, आपको पता भी है आपके झूठ और इन हरकतों से इस परिवार के नाम के साथ क्या होता। ये सुनते ही आरू, जो अब तक चुप थी, वह गुस्से में उठकर खड़ी होते हुए राधिका से बोली, माँ, ये मेरी जिंदगी है और मैं आपके परिवार से नहीं जुड़ी हूँ, और ना ही आपका नाम मुझसे जुड़ा है। ये सुनते ही राधिका में गुस्से में बोली, आपका नाम भले ही नहीं जुड़ा है, पर आप हमारे यहाँ से जुड़ी है, और शायद इसी जुड़ाव की वजह से आप मुझे माँ कह रही हैं। राधिका की इतनी तेज आवाज सुन एक पल के लिए आरू हिल सी जाती है। आज पहली बार लाइफ में राधिका उससे इतनी गुस्से में बात की थी। गुस्से में बात करे भी क्यों ना। भले ही आज आरू का रिश्ता टूट चुका था, पर आज भी उनके लिए आरू उनकी बहू थी, और कोई उनके बहू का नाम इस तरह से खराब करता, वह भी उनकी खुद की उस लड़की की लापरवाही से, तो वह गुस्सा कैसे न होगी। वह गुस्से में बोली, आप सब ग्रेजुएशन कर गए हैं, पर देख के ऐसा लगता है कि आप अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही ढिलाई दे रखी है। ये सुनते ही वहां शिल्पा बैठते हुए बोली, ये बात आपको इतनी देर में समझ में आ रही है। आरू, जो कब से अथर्व की बातों को चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वह उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसका गुरु था, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका को भी जवाब गलत तरीके से नहीं दे सकती थी, पर शिल्पा का बोलना उसके गुस्से के आग में घी डाल देता है। आरू शिल्पा को लाल गुस्से भरी आंखों से उन्हें देखते हैं तो शिल्पा की जुबान में बंद हो जाती है। तभी शिल्पा हकलाते हुए बोली, ऐसे घुर क्या रही हो। ये सुन आरू बोली, मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी एरा गैरा मुझे कुछ भी बोल देगा। शिल्पा कुछ बोलती तभी उसे अजीत जी चुप रहने के लिए बोले। तभी राधिका आगे बोली, मैंने तुम सभी के लिए कुछ डिसाइड किया है। सभी देखते हैं तो वह बोली, श्रुति। अपना नाम सुनते ही श्रुति उठकर खड़ी हो जाती है और सर झुकाते हुए बोली, ची बड़ी माँ। ये सुन राधिका बोली, तुम्हारा एक सेमेस्टर और रह गया, तो तुम्हारी पनिशमेंट है, अपनी तैयारी घर से करोगी और कॉलेज जाना बंद। ये सुन श्रुति उन्हें देखी जैसे कह रही हूँ, क्यों मेरी फ्रीडम को छीन रहे हो। पर दूसरा बम फूटना तो बाकी था। तभी वह आगे बोली, और आज से प्रीता और पूजा का खाना बनाना बंद, और सुबह और शाम दोनों खाना तुम बनोगे। तो श्रुति ना में सर हिलाती है, तो राधिका बोली, पूजा, तुम्हें बात समझ में आई। ये सुन श्रुति अपनी माँ की तरफ देखती है तो पूजा उसे घूरते हुए बोली, जी भाभी माँ, आपने सही कहा। ये सुन श्रुति अपने पिता की तरफ देखती है तो वह अपने कंधे उचका देते हैं। वही आरू जाने लगती है, तभी राधिका उसे रोकते हुए बोली, अपनी पनिशमेंट तो लेते जाओ। आरू के कदम रुक जाते हैं तो राधिका बोली, तुम और प्रियांशु कल से ही कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। ये सुन आरू पीछे मुड़कर उन्हें देखी तो राधिका बोली, कल से तुम दोनों कंपनी में एक लोअर पोस्ट से शुरुआत करोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगी। ये सुन आरू बोली, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, मुझे जो करना है मैं वह अपना खुद का शुरुआत करूंगी। ये सुन राधिका हाथ बांधते हुए बोली, अच्छा जरा मुझे बताना क्या है प्लान तुम्हारे पास, और यदि प्लान है तो तुम्हारे पास पैसे हैं खुद की स्टार्टअप करने की।
ये सुनते ही आरू को ये बात लग जाती है। रचना जो वहाँ खड़ी यह सुन रही थी वह कुछ बोलती तभी राधिका हाथ दिखाते हुए बोली, कोई भी काम करने के लिए इंसान को एक्सपीरियंस होना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम मेरी राजावत कंपनी में काम करोगी तो तुम सभी को डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस दोनों मिलेगा। उसके बाद तुम सभी को जो करना होगा कर लेना और यह मेरा फैसला है। ये सुन आरू बोली, पर मैं आपका फैसला मानने को पाबंद नहीं हूँ। ये सुन राधिका उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम्हारे पापा मेरे फैसले को इनकार नहीं कर सकते तो फिर आरू तुम कौन हो। आरू उनको बस देखती रह जाती है और अगले ही पर वह वहां से निकाल अपने घर की तरफ चली जाती है। अपने घर पहुंचते ही अपने कमरे का डोर आराम से खोल दरवाजा लॉक कर देती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही वह एक बार खुद को आईने में देखने लगती है, अपने शर्ट निकाल फेंक देती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो खुद को रगड़ने लगती है और अब तक खुद को सबके सामने मजबूत की थी अकेले में बिखर जाती है और रोने लगती है। कल जो भी उसके साथ हुआ उसे वह सारे पल याद आ रहे थे, प्रियांशु और आरू की जो भी कंडीशन थी। अगर कुछ भी गलत होता तो आरू खुद को माफ नहीं कर पाती और उसे वो पल याद आता है जब वह बार बार ऐसी स्थिति में उसकी बॉडी को गर्मी सामने वाले ऑपोजिट इंसान के प्रति अट्रैक्ट कर रहा था। ये याद आते ही आरू अपने ही गाल पर थप्पड़ मारने लगती है और थप्पड़ मारते हुए रोते हुए वहीं पर लेट जाती है और रोते हुए बोली, डेविल के अलावा किसी और के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई। नशा भी तुझे तेरे डेविल के अलावा किसी के बारे में सोचने की इजाजत भी नहीं देता। ये बोलकर रोने लगती है। एपिसोड 269 शादी की डेट फिक्स, प्रेगनेंसी आरू को ताने। 2 दिन तो यूं ही निकल जाते हैं। आरू जो खुद को बाहर सभी के सामने मजबूत दिखा थी पर अंदर ही अंदर वह कितनी टूटी थी वह सिर्फ अकेले का 4 दीवारी ही जानता था। आरू के पास होने की खबर सभी को मिल चुकी थी। सभी शॉक्ड के साथ खुश भी थे। आरू जिसका हमेशा से सपना था कुछ बड़ा करने का, शायद उसकी बचपने और लापरवाही में उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि सपने को पूरा करने के लिए हर चीज का मजबूती से सामना करना पड़ता है और उसने वैसा किया भी। वह खुद का बिजनेस खोलना चाहती थी बिना किसी की सपोर्ट के, पर राधिका का फैसला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वह किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती थी। इस बात से वह अपने पापा से भी नाराज थी क्योंकि उसके पापा भी उसे फोर्स कर रहे थे। हॉल में आरू चुपचाप बैठी थी और उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सुन आरू अपने पापा से बोली, पापा ये बात आप इसलिए कह रहा है ना क्योंकि काफी पीढ़ी से लोग राजावत खानदान की गुलामी की वादे किए हैं। पर पापा पहले और आज में अंतर है। जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा उन लोगों की बातें माने और गुलामी करें। ये सुन अमित जी मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, तुझे सच में लगता है बेटा कि वह लोग ऐसे हैं? क्या राधिका वैसी है या फिर विक्रम जी ऐसे हैं या फिर धीरेन्द्र जी ऐसे हैं? तू उनके साथ इतने समय तक रही हो। ये बोलते बोलते वह चुप हो जाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आरू ऐसे में क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह लोग ऐसे हैं जो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? ये सुन आरू कुछ नहीं बोलती क्योंकि यह सच था, उसको खुद की बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया गया था। ये सुन आरू बोली, पर पापा। ये सुन अमित जी बोले, बेटा कभी कभी कुछ पाने के लिए अपने कदम पीछे बढ़ाना पड़ता है। कल कुछ पाने के लिए इंसान को झुकना भी पड़ता है और यदि झुकने से वह मंजिल आप हासिल कर सकते हैं जो मंजिल आपसे बहुत दूर है, ऐसे में आप आगे चलकर कुछ भी कर सकते हो। अमित जी प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, अगर आप राजावत कॉर्पोरेशन में जो वहां पर हर डिपार्टमेंट का काम है, आप जिस भी लेवल में आगे बढ़ना चाहती है उसमें अपना हाथ डालिए, वहां से एक्सपीरियंस लीजिए, वहां से मजबूत बनने की कोशिश कीजिए, वहां से अपने मंथली इनकम को इकट्ठा करिए, उसके बाद आप खुद की कंपनी को डालने के बारे में सोचना और इसमें मैं आपके साथ हूँ। बच्चा आपको मेरी बातें समझ में आ रही थी? आरू उठते हुए बोली, मैं समझ गई, आप सभी कहना क्या चाहते हैं, मैं इस बारे में सोचती हूँ। ये कह वह अपने कमरे में चली जाती है। उसे जाते हुए देख अमित जी बोले, कितनी बदल गई है ना हमारी बच्ची। ये सुन रचना जी बोली, ये सब उस लड़के के कारण है। वैभव ये सुन उठकर खड़ा हो जाता है। रचना वैभव को उठते देख बोली, सौम्या को कब जा रहे हो लाने? ये सुन वैभव बोला, आज शाम को ही जाऊंगा माँ। ये बोल वह बाहर निकल जाता है। राजावत विला में शाम के समय, इस समय वहां पर आहूजा फैमिली भी आई हुई थी। प्रीता और श्रुति दोनों ही मिलकर सभी को चाय नाश्ता करवा रहे थे। वही श्रुति की हालात पूरी तरह से बदतर हो चुकी थी क्योंकि बर्तन को छोड़ बाकी जितनी भी सारे खाना बनाना था उसे ही बनाना था और यह पनिशमेंट उसे अब अपनी गलती का एहसास था कि उसने क्यों ही नशा किया। शायद राधिका ने इसीलिए ये पनिशमेंट दी थी कि अगली बार कुछ भी करने से पहले वह 100 बार सोचेगी। तभी श्वेता जी राधिका से बोली, राधिका मेरे हिसाब से अब प्रीता की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी आगे की पढ़ाई जो भी करना है हम या विश्वा देख लेंगे। इसके एडमिशन के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि अब शादी हो जाए। विश्वा की भी शादी की उम्र हो चुकी है और अब इससे ज्यादा उम्र निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन राधिका शिल्पा की तरफ देखती है। शिल्पा जब राधिका को खुद को देखते देखी कि वह उसे कुछ परमिशन मांग रही है, ये देख शिल्पा बड़ी एटीट्यूड से बोली, हाँ हाँ श्वेता बिल्कुल, हम तो कब से चाहते हैं, वह तो तुम ही लोग थे जो 6 महीना रुके थे। ये सुन वहां बैठे अजीत जी बोले, सही कहा भाभी, आप तो इतनी बेकरार है अपनी बेटी को भगाने के लिए जैसे वह रोज आपको काटने को दौड़ती है।
ये सुन शिल्पा अजीत को घूरते हुए बोली, अजीत आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, लगता है तुम्हारी पत्नी ने लगाम लगाना बंद कर दिया है। यह सुन अजीत जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी पत्नी क्या ही लगाम लगाएगी, मैं तो खुद उस पर लगाम लगाता हूँ। ये सुनते ही पूजा उसे घूरती है और अगले पल वही रखे तकिए से उसको सिर पर मारती है। ये देख सभी की हंसी छूट जाती है। तभी दादी जी बोली, क्या पूजा बहू, तू मेरे बेटे को मार रही हो, वह भी मेरे सामने। ये सुन पूजा बोली, माँ अगर इन्होंने मुझे एक और बार गुलाम कहा तो मैं तो उनका मुंह तोड़ देने वाली हूँ। ये सुन अजीत उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत। दोनों को आपस में ही ऐसे लड़ते देख धीरेन्द्र जी बोले, बस करो दोनों, शांत होकर बैठो। पूजा चुपचाप सोफे पर बैठकर अजीत को जीभ दिखा देती है। वही श्वेता हंसते हुए बोली, ये दोनों कभी बड़े नहीं होंगे। ये सुन शिल्पा फिर से टॉन्ट मारती है, इसीलिए तो इन दोनों की परछाई उनकी बेटी पर पड़ी है। ये सुन सभी की सभी शिल्पा को एकटक घूरते हैं। ये देख शिल्पा हड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब चुलबुलापन। तभी राधिका बोली, ठीक है हम आज ही पंडित जी को बुलाते हैं। ये सुन दादी बोली, बुलाने से अच्छा है कि हम जाकर खुद ही उनसे मिल लेते हैं। राधिका को भी यह बात ठीक लगी। दादी बोली, हाँ आखिर कितना समय हो गया है हमें वहां पर दर्शन किए। सभी बड़े आपस में डिसाइड कर कुछ देर में वहां से निकल जाते हैं। वही शाम का समय, वैभव जब पूनम जी के घर पर पहुंचता है तो सौम्या किचन में थी। दोनों लोगों का आशीर्वाद लेता है। तभी वैभव बोला, सौम्या कहाँ पर है। ये सुन पूनम मुस्कुराते हुए बोली, उसे पता चला कि तुम लेने आ रहे हो तो वह डिनर की तैयारी करने लगी। ये सुनते ही वह तुरंत उठकर खड़ा होते हुए बोला, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। ये सुन पूनम जी कुछ नहीं कहती और मुस्कुरा देती हैं। वैभव किचन में जाता है तो सौम्यता को किचन में खाना बनाते देख वह जाकर पीछे से सौम्या को गले लगाते हुए बोला, कैसा है मेरा बेबी। ये सुनते ही सौम्या उसे पीछे देखी और उसे घूरने लगी। ये देख वैभव अपनी बात को करेक्ट करते हुए, मेरा मतलब मेरी बेबी की मम्मा कैसी है। ये सुन सौम्या उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अब बात ठीक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आपने पहले मेरी खबर नहीं ली। यह सुन वैभव उसे गौर से देखा है। सौम्या जो प्रेग्नेंट थी, जिसके 7 महीने हो चुके थे, 6 महीना पहले ही पता चला कि वह 1 महीना की प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की खबर सुन तो जैसे ग्रेवाल हाउस में एक अलग ही खुशी छा गई। आरू जो मुस्कुराना बंद कर चुकी थी, ये खबर सुनकर जैसे उसकी सारी खुशी लौट चुकी थी। पूनम पिछले काफी समय से चाहती थी कि सौम्या उनके पास रहे। सौम्या 1 महीने से यहीं पर थी। सौम्या वैभव को खुद को गौर से देखते देख बोली, क्या हुआ। वैभव सौम्या से चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और उसे वही चेयर पर बैठाते हुए बोला, तुम टेंशन ना लो, मेरे बच्चे को थकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सौम्या मुस्कुराने लगती है। पूनम जो किचन में वह देख रही थी वह अपने पति से बोली, शायद हमने कोई कर्म ही ऐसा किया था जो हमें ऐसा दामाद मिला। वह भी हमें सिर हिलाते हैं। कुछ देर के डिनर के बाद दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगला दिन रचना की फैमिली और राजावत हाउस में सभी एक जगह ही बैठे हुए थे। भले ही आरू और अधिराज का रिश्ता टूट चुका था, पर अभी भी दोनों परिवार का रिश्ता जैसा पहले था। नहीं दादी, रचना से बोली, रचना हम आपको ये बताने के लिए बुलाए हैं कि हम पंडित जी से मिले थे और प्रीता की शादी के लिए पंडित जी ने 15 दिन बाद का दिन निकला है। ये सुन रचना बोली, ये तो अच्छी बात है माँ। तभी पिताजी बोले, जैसा कि आपको पता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम चाहते हैं कि आरू यहीं पर रहे। ये सुन रचना कुछ कहती तभी दादी बोली, देखिए रचना, हमें नहीं पता कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ, पर चाहे रिश्ता कैसा भी रहा हो, टूटा हो, पर हम आरू के लिए अभी भी हमारे दिल में वही है और हम चाहते हैं कि आप आरू को यहाँ रुकने की परमिशन दे। ये सुन रचना कुछ कहती तभी प्रियांशु बोला, आंटी प्लीज आरू को यहीं रुकने दीजिए। तभी आरू प्रीता के साथ बाहर निकल कर आती है तो रचना उसे देख बोली, अगर आरू रुकना चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये देख आरू बोली, हाँ माँ मैं रुकना चाहती हूँ, वह भी सिर्फ अपने प्रीता के लिए। प्रीता ये देख मुस्कुरा देती है क्योंकि प्रीता ने बहुत मुश्किल से आरू को मनाया था। तभी अथर्व अपने कमरे से आते हुए बोला, और आंटी इसका 1 हफ्ते बाद कंपटीशन भी है तो यहाँ रहेगी तो मैं इसे और भी अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ये सुन रचना कुछ कह नहीं पाती। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद रचना चली जाती है। वही श्रुति गुस्से में किचन में खाना बनाए जा रही थी, जिसे देख आरू धीरे से बोली, सुन मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बर्गर बना देना। ये सुन श्रुति उसे बेलन दिखाते हुए बोली, तुझे खुद ना मैं बेल कर बर्गर बना दूं, नाम भी मत लेना, चुपचाप जो बना रही हूँ सभी के सभी ठुसो। तुम सबका अच्छा है, गलती तुम सब ने भी की, लेकिन देखो तुम सबको ऑफिस में एंजॉय करने को मिल रहा है और मुझे यहाँ घर पर बैल बर्दों की तरह खाना बनवाया जा रहा है। ये सुन प्रीता उसके सिर पर मारते हुए बोली, अच्छा मतलब इतने दिन से मैं भी बैलों की तरह खाना बना रही थी और तू जो फरमाइशें करती थी उसका क्या। ये सुन श्रुति बोली, हाँ हाँ ले लो तुम सभी मुझसे बदला, मैं भी चुन चुन कर तुम सभी से बदला लूंगी। प्रियांशु आरू प्रयासों खींचते हुए बोला, चल मैंने कुछ प्लान रेडी किया है,
हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बोल आरू को खींचते हुए ले जाने लगता है। वही जो शिल्पा सब कुछ देख रही थी वह खुद से बड़बड़ाती है, कितनी गिरी लड़की है, सारे रिश्ते टूट जाने पर भी ऐसे घूम रही है जैसे इसी का घर है, ना जाने थोड़ी सी शर्म भी बाकी है या नहीं। ये बात जैसे ही आरू सुनती है उसके कदम धीरे पर जाते हैं। वही प्रियांशु भी यह चीज सुनता है। तभी वहां बैठी दादी बोली, प्रीता की शादी 15 दिन बाद है, प्रीतम से बात करो राधिका और बोलो कि कम से कम अपनी बहन के तो शादी में आ जाए अधिराज। अधिराज का नाम सुनते ही आरू के कदम थोड़े लड़खड़ा से जाते हैं। प्रियांशु संभाल लेता है। आरू खुद को मजबूत कर प्रियांशु के साथ चली जाती है। एपिसोड 270। एक लड़की अपने पर आए तो बिस्तर गर्म ही नहीं इंसान की चित्तें उड़ा देती है। ऐसे ही दिन निकलने लगे और आरू और प्रियांशु दोनों ही अब तक कंपनी ज्वाइन कर चुके थे। कंपनी में दोनों को ही असिस्ट करने की पोस्ट दी गई थी, जिसमें उन्हें किसी के अंडर में रहकर काम करना था। हालांकि वहां पर आरू को कुछ लोग पहले से भी जानते थे, क्योंकि आरू ने 1 महीने के लिए वहां पर जॉब की थी। प्रियांशु को कुछ खास लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वह कभी भी ऑफिस नहीं आता था और नहीं लोग प्रियांशु को देखे थे। इस बीच अथर्व ने भी अपने खुद की एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी को खोल चुका था। अधिराज ने उस पर अपना हाथ डाला था। इस वजह से वह कंपनी, जिसे कह सकते हैं कि रातों रात लोगों की नजरों में आ चुके थे, जिस वजह से उधर गजेंद्र, जिसकी खुद की सबसे बड़ी बिजनेस डायमंड कंपनी जो राधिका के आने से बंद की कगार पर हुई थी, उसके बाद उसने ये हाई लेवल पर स्पोर्ट्स को शुरू किया था। हर साल इंटरनेशनल पे उसी के प्लेयर लोग जीतते थे, इसलिए उसका इन सब में काफी नाम था और उसे काफी अच्छी इनकम भी होती थी। वही अथर्व ने भी इस चीज को शुरुआत किया था, जिसमें सिर्फ लड़कियां टारगेट थी, जिसमें उसकी पहले टारगेट आरू थी। जब ये बात गजेंद्र को पता चलती है कि उसका कोई कंपीटिटर आया है, तो वह अपने असिस्टेंट को बुलाकर इस बारे में पूछा, क्योंकि जब उसे पता चला कि कोई है जो रातों रात आगे बढ़ रहा है और वहां से प्लेयर की काफी नाम हो रही है जो आगे चलकर उसकी टक्कर दे सकती है। ये सब सोचते हुए गजेंद्र अपने असिस्टेंट से पूछा, क्या हुआ? उस कोच के बारे में पता चला जो इस नई कंपनी का ओनर है? ये सुन उसका असिस्टेंट बोला, नहीं अभी नहीं पता चला है कि उस कंपनी का बॉस और कोच कौन है, पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वह जरूर फील्ड में आएगा। ये सुन गजेंद्र वही रखे अपने शिगार को जला अपने मुंह में दबाते हुए बोला, जितनी जल्दी हो सके पता करो, मैं नहीं चाहता कोई मेरा इस तरह से नाम को डूबाए। ये सुन रमेश बोला, बॉस आप करना क्या चाहते हैं? ये सुन गजेंद्र एक किपी स्माइल के साथ, वही जो बाकी एकेडमी और उनकी कोच के साथ होता है उनके साथ भी यही होगा, बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, इंटरनेशनल पर जीत हमारी टीम का ही होगा। ये सुन उसका असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ अकेडमी में आरू, जो इस समय एक लड़के से लड़ रही थी, पर उसका मन एक जगह नहीं था। बार बार वह उस लड़के से मार खाई जा रही थी, जो वहां बैठा कब से अथर्व देखे जा रहा था, या ये कहा जाए घुरे जा रहा था। आरू का मन पिछले दिन अधिराज का नाम सुनते हैं उसका मन बेचैन सा हो गया था। वही यह सब कब से देख रहा। अथर्व बोला, आरू गिरवाल। अचानक अपना नाम वहां सुन आरू देखी जहां अथर्व गुस्से में देखे जा रहा था। वह उस लड़के को इशारा से दूर जाने को बोला और आरू के पास आते हुए बोला, अगर तुम्हारा ऐसा ही खेल खेली तो तुम किसी एक के सामने भी टिक नहीं पाओगी। ये सुन आरू, मास्टर। तभी अथर्व जोर से चिल्लाकर बोला, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना, कोई बहुत हो गया, तुम्हारा दिमाग किधर है? ये वो उसके सिर पर मारता है। ये देख आरू अथर्व को घूरने लगती है, तो अथर्व बोला, यह आंखें सिर्फ तुम मुझे ही दिखाती हो, जहां पर तुम्हारी मजबूती की जरूरत पड़ती है वहां तुम पर चोटिल पड़ी रहती हो। अभी दिमाग एक जगह नहीं है, कैसे ट्रेनिंग करोगी? अगर ऐसे ही चला तो तुम मेरा नाम डुबाने वाली हो। ये सुन आस उसे गुस्से में घुरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही अथर्व उसकी आंखों में देखते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अधिराज का नाम सुनते ही तुम बेचैन हो गई हो? ये सुनते ही अचानक आरू उसे देखने लगी, उसके हाथों की मुठियां बंध जाती है। अथर्व उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? फिर से उसका नाम सुनकर कमजोर पड़ गई हो? हाँ, कमजोर क्यों नहीं पड़ोगी? आखिर प्यार जो करती हो उस इंसान से जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जगह तुम्हें प्रोटेक्ट के नाम पर तलाक लेकर गया है। ये सुन आरू अथर्व को गुस्से में देखने लगती है, तो अथर्व आगे बोला, कल को वह तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा प्यार फिर से उमड़ पड़ेगा। एक कमजोर आरू जो उस इंसान के प्यार में गिरी पड़ी है, तुम खुद को रोक भी नहीं पाओगी। आरू अथर्व से बोली, मास्टर मैंने आपसे कितनी बार कहा है उनका नाम मेरे सामने मत लिया करिए। ये कह उसे गुस्से में देखने लगी, तो अथर्व बोला, हाँ पहले तो मुझे ही लगता था कि तुम्हें उसका नाम लेने से गुस्सा आता है, पर आरू अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसका नाम लेने से तुम्हारा ये प्यार उमड़ पड़ता है। वह इतना ही बोलता है कि गुस्से में आरू उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देती है। ये होते ही अथर्व के मुंह के कोनों से खून आ जाता है। ये देख आरू बोली, मैं कमजोर नहीं हूँ, समझ में आए बात? ये बोल वह अथर्व को एक और मारती, उससे पहले ही अथर्व उसे रोक लेता है। अगले ही पल दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वही अथर्व बीच बीच में बोला, सही कहा तुमने, तुम कमजोर नहीं हो, पर तुम एक लूजर हो जो बहुत जल्द अपनी जिंदगी से हार मान लेती हो, क्योंकि तुम खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाती हो, पर तुम्हारा दिल उतना ही ज्यादा कोमल है और तुम्हारा दिल जो अभी भी उस इंसान के ही धड़कता है।
उसका नाम सुनते ही बेकाबू हो जाता है। जब तुम्हारा सामना होगा तो फिर तुम कैसे करोगी? ये सुन आरू गुस्से में अथर्व के ऊपर एक पंच देती है। अगले ही पल अथर्व थोड़ा दूर हो जाता है और उसे देखकर आरू बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुन अथर्व बोला, फिर याद रखना अगर ऐसा कुछ होगा तो ये लूजर का टैग तुम्हारे लिए मैं पूरे लाइफ लगा कर दूंगा। ये बोल अथर्व वहां से चला जाता है। अथर्व के जाते ही आरू वहीं पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। वह आंखें बंद कर खुद से कहती है, नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वह आरू नहीं जिसे कोई भी इतनी आसानी से हट कर सके। ये कह वह उठकर खड़ी होकर चली जाती है। वही अथर्व जो एक तरफ खड़ा हुए आरू को जाते हुए देखा, वह खुद से कहता है, बहुत जल्द तुम्हारा उस इंसान से सामना होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके सामने कमजोर पड़ो, क्योंकि मैं आज भी जानता हूँ कि तुम उससे बेतहा प्यार करती हो। ऐसे ही वह दिन भी आ जाता है जिसके लिए आरू ने सपना देखा था। वह हमेशा से ही बॉक्सिंग करना चाहती थी, मेडल पहनना चाहती थी, बिजनेस चाहे जिस चीजों की हो, पर यह उसकी हॉबी थी जो वो ये करना चाहती थी। अथर्व और बाकी के कैंडिडेट जर्मनी के लिए निकल चुके थे, जहां पर बहुत बड़े रूप में ये कंपटीशन होने वाला था। वही गजेंद्र भी अपने कैंडिडेट के साथ वहां पहुंच चुका था। गजेंद्र जो उस एकेडमी के मालिक के तौर पर पहुंचा था, इस समय अपने कमरे में गुस्से में बैठा हुआ था और सामने अपने असिस्टेंट रमेश को देख चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ, अभी तक तुम सभी को पता चला या नहीं? ये सुन रमेश हकलाते हुए बोला, बॉस हमने यहाँ पर सारे गेस्ट की लिस्ट को मंगवा लिया है, हमें पता चल जाएगा कि उस एकेडमी का मालिक और कोच कौन है और कौन सी कैंडिडेट उसका राइट हैंड है। ये सुन गजेंद्र बोला, जल्दी से पता करो, तुम्हें पता है ना मैंने करोड़ का शर्त अपने प्लेयर पर लगाया है। ये सुन रमेश बोला, बॉस आप इतने श्योर है कि हमारा प्लेयर हारेगा ही? ये सुनते ही गजेंद्र गुस्से में वही रखा गिलास रमेश के ऊपर जोर से फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनते ही रमेश वहां से चला गया। वहीं गजेंद्र कुछ सोचते हुए किसी को फोन लगाता है। वही रात हो चली थी। आरू उसी होटल कमरे के बालकनी में खड़ी थी। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती जा रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस बेचैनी को कैसे किसी को कहे, उसे नहीं समझ आ रहा था। अगले ही पल वही रख सोफे पर बैठ जाती है और अपने पैरों को ऊपर करती है। पैरों को ऊपर करते ही उसकी नज़र अपने पैर में पहनी पायल पर पड़ती है। पायल पर नज़र पड़ते ही उसे वह पल याद आता है जब अधिराज ने उसे यह गिफ्ट दिया था। यह अधिराज का पहला गिफ्ट था। वह पायल को देख उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। उस पायल के वजूद को मिटाने के लिए उसने उसे पायल की सारी घुंघरू को काट कर निकाल दिया था, क्योंकि वह जब जब चलती उसकी घुंघरू उसके कानों में जाती तो उसे अधिराज की वही बातें याद आती कि तुम्हारे पायल की आवाज़ मुझे सुकून देती है, तुम्हारे आने की मुझे आहट महसूस होती है। पायल को तो वह नहीं निकाल सकती थी, पर उसके घुंघरू को निकाल वह अधिराज को खुद से दूर करना चाहती थी। पर जब इंसान किसी के दिल में समा चुका हो, वह उसे कैसे भला दूर हो सकती थी। अगले ही पल अपने आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए बोली, नहीं आरू नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। आपने जो मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, फिर भले ही मेरा सामना आपके साथ ही क्यों ना हो। ये बोलते हुए उसके आंखों में एक दृढ़ विश्वास दिख रहा था। वह खुद से ही कहती है, मुबारक हो डेविल, आपने कहा था ना मुझे स्ट्रांग बनना है, तो ठीक है मैं हूँ स्ट्रांग। यही स्ट्रांग बनने के लिए आप मुझे छोड़कर गए थे ना, तो देखो मैं बन गई हूँ स्ट्रांग। ये बोलते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तो वही उस होटल के कमरे के जस्ट सामने वाले होटल के विंडो के सामने खड़ा एक शख्स, जिसके आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, अपने हाथों में सिगरेट पिए जा रहा था। सिगरेट का धुआं इतना उड़ा था, देखकर समझ आ रहा था ना जाने कितने समय से वह पिए जा रहा हो। वही उसकी नज़र सामने बिल्डिंग पर ही थी और सामने उसे छवि को उस अंधेरे में खड़े हुए भी देखे जा रहा था और महसूस किए जा रहा था। वह अपने हाथ रेलिंग कर आगे बढ़ाता है और खुद से कहता है, ये दूरी ही तुम्हें इस मुकाम पर लाई है जान, ये दूरी ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जो मैं चाहता था। अगर पता होता तुमसे इतना बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी और वह मोहब्बत तुम्हें मुझसे दूर करेगी तो मैं वह मोहब्बत ही ना करता। पर अफसोस, जब मोहब्बत मेरे जहन में बस ही गई है तो फिर तुम्हें कैसे मिटने दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे वजूद को रखने के लिए हमारे बीच की यह खाई ही वह कड़ी है तो मुझे वह भी मंजूर है। ये कह वह सिगरेट पीने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वह उसके बारे में पता कर रहे हैं। ये सुन वह शख्स पीछे खड़े इंसान को देख बोला, जब तक कि खेल नहीं हो जाता उसके ऊपर एक आंच तक नहीं आनी चाहिए, और यदि उसे खरोच भी आई तो फिर याद रखना मैं सब तबाह कर दूंगा। उसके आंखों में इतना गुस्सा भरा था कि पीछे खड़ा इंसान सहम कर बोला, ठीक है। ये बोल वह चला जाता है। वही बालकनी में बैठी आरू को महसूस हो रहा था जैसे किसी की नज़र उस पर है। वह अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे आवाज़ आती है, आरू। तो वह तुरंत पीछे देखी तो वहां पर अथर्व था। वह उससे बोला, चलो डिनर करते हैं। आरू तुरंत हाँ मैं सिर हिला उसके साथ चली जाती है। वही उस बिल्डिंग में खड़ा इंसान एकटक जाते हुए आरू को देख रहा था और वह अंदर जाती है तो एक वेटर खाना लाया होता है। खाने को देख आरू अथर्व को देखी तो अथर्व वेटर से बोला, मैंने ये सारा खाना नहीं मंगवाया था, ये सारा खाना कैसे आया? ये सुन वेटर एक पल के लिए सहम जाता है।
अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोला, सर यहाँ के को-फाउंडर ने सभी प्लेयर के लिए जांच परख कर खाना मंगवाया है, इसलिए अथर्व भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि अगर कोई भी चूक होती है तो फिर जिम्मेदारी और ब्लेम दोनों ही इन लोगों की होती है। ये बात अथर्व जानता था क्योंकि वह खुद इस देश में काफ़ी समय से रहा था। रात बीत जाती है और अगले दिन सभी इस समय उस मैदान में मौजूद थे जहाँ पर हजारों लोग मौजूद थे। काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे, कुछ तो दर्शक के रूप में तो कुछ अपने खिलाड़ी के साथ आए हुए थे। वहीं एक बड़े से हाल में काफ़ी लोग अपने देश के रिप्रेजेंट ड्रेस में तैयार थे। वहीं उन सभी में इकलौती लड़की थी आरू जो इंडिया से थी, तो 2 लड़कियां जो विदेशी थी। बाकी सभी लड़के थे। वही एक लड़का आरू को ऊपर से नीचे देख रहा था जो कोई और नहीं गजेंद्र का प्लेयर था। पिछली रात को ही गजेंद्र को पता चला था कि वह कंपनी जो इंडिया से उसकी कंपीटिटर थी वहां से एक लड़की खेलने वाली है, जिसके लिए गजेंद्र ने अपनी चाल तो पिछले रात ही खेल दी थी, पर सही समय पर वह चुक गया था। वही आरू के बॉडी पर कपड़े के कलर से ही जो कि इंडिया लिखा था वह लड़का समझ जाता है कि यह वही की है, यानी कि यही उसकी कंपीटिटर है। ये देख आरू के पास वह आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो तुम्हारे शरीर पर कहीं मांस भी नजर नहीं आती और तुम बॉक्सिंग खेल खेलने चली हो। क्या सच में यहाँ कोई मजाक चल रहा है? ये सुनते ही वहां पर खड़े कई लोग हंसने लगते हैं, पर आरू चुपचाप अपने हाथ में अपने ग्लव्स को पहन रही थी। तभी वह लड़का जिसका नाम क्रिश था वह बोला, तुम्हें पता है ये कोई बच्चों का खेल का मैदान नहीं है कि तुम किसी से भी लड़ जाओ और जीत जाओ। एक पंच तुम्हारे लिए काफी है धराशायी होने के लिए और तुम ऐसे मैदान में उतरी हो। चच फिर उसके कान के करीब आते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम जैसे खूबसूरत लड़की सिर्फ घर में और बिस्तर पर अच्छी लगती है। ये वह कहता ही है कि आरू जो अपने हाथ की बेल्ट को बांध रही थी अगले ही पर उसकी आंखें सख्त हो जाती है और अपने ग्लव्स हाथों से एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती है। इस वार के लिए वह लड़का तैयार नहीं था और उसके जबड़े हिल जाते हैं, मुंह से खून तक आ जाता है। वहां खड़े सभी लोग देखने लगते हैं। तभी वह लड़का जो क्रिश था वह गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वही ये कहकर आरू को मारने के लिए मुक्का खींचता है। अगले ही पल आरू झुककर उसके हाथों में हाथ डाल उसे मूव करते हुए जमीन पर पटक अपने पैर के घुटनों को उसके सीने पर दबाकर उसके हाथों को पकड़ लेती है। ये देख सभी वहां पर हैरानी से देखने लगती है। आरू उसके आंखों में देखते हुए बोली, एक लड़की जब अपने पर उतरती है ना तो सिर्फ बिस्तर ही नहीं इंसान की चिथड़े उड़ा देती है। कहानी तो बचपन में जरूर सुनी होगी, आखिर हमारे इंडिया में कई वीर गाथाएं जो है वह महिलाओं पर ही लिखे हैं। तो फिर भी एक लड़की को कमजोर कहने की हिम्मत भी मत करना। अभी तो तुझे मैदान में हराना है, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। ये बोल उसकी गाल को थपथपा उठकर खड़ी हो जाती है। क्रिश अपनी बेइज्जती और सभी लोगों की नजरें खुद पर देखा। जो क्रिश काफी लेवल को पार कर यहाँ तक पहुंचा था वह गुस्से में आरू को अपने पैरों से वार करने को होता है, पर अगले पल आरू हाथ से पीछे से पकड़ उसके पैरों को मरोड़ देती है, जिससे क्रिश की एक जोर से आह निकल जाती है। आरू उसे अपने लाल आंखों से देखते हुए बोली, पीठ पर वार करने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और तुम्हें पता है यदि मेरे साथ कोई ऐसा करता है तो फिर मैं उसे सबक समय पर जरूर देती हूँ, फिर चाहे वह मेरा कोई अपना हो या पराया। ये बोल उसके पैरों को छोड़ अपने मुंह में चिंगम डाल उसे घुरते हुए अपने कैप पहनती है और एटीट्यूड से वहां से चली जाती है। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यूड। रावी को पता चला अधिराज